भाई फिजिक्स के पहलवानों मस्त पढ़ाई हो रही होगी। फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, कोई बात नहीं है। अब स्टार्टिंग के जो 2-3 चैप्टर हैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल हैं, इसलिए इन पे धीरे धीरे करके इनमें अच्छा ग्रस्प बनाना जरूरी है। फंडामेंटल क्लियर होगा, मैकेनिक्स की तरह है ये 12th क्लास का, समझो मैकेनिक्स का फर्स्ट 3-4 चैप्टर्स। उसके आगे के चैप्टर ईजी हो जाएंगे, आराम हो जाएंगे, बड़े आराम से चल पाओगे, लेकिन फाउंडेशन अगर क्लियर हो तो। अभी ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर तक तो यही हाल है। स्लो चलोगे तभी काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2। इसका मतलब ये नहीं चैप्टर 1 हो गया स्कूल लेवल के हिसाब से जरूर हो गया, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने चाहते हो एंट्रेंस लेवल के, तो उसके मैं वीडियो धीरे धीरे करके डालूंगा। अभी तो स्कूल ओरिएंटेड मैं चाहता हूं कि सारा कवर कर लूं। और ये भी बात ध्यान रहे कि जो मैं करा रहा हूं ये आप सोचोगे कि बिल्कुल स्कूल लेवल, थोड़ा स्कूल लेवल से थोड़े 2-4 क्वेश्चन अच्छे भी कराए हैं मैंने, ताकि आपको स्कूल लेवल पर पूरा कॉन्फिडेंस हो, आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो जरूर बन जाए। इतना ही हमारा अभी टारगेट है कि बोर्ड में आपको मैं 99 मार्क्स, 99%, 100% तक लाने की कैपेसिटी आप में डेवलप हो जाए। अगर आपका 90% आता है, 80% आता है, तो वो आपकी गलती है। मैं अपने तरफ से पूरा 99, 100 की कोशिश करूंगा कि उतना आपके मार्क्स हैं। और कई बच्चे हमारे प्रीवियस 10-11 ईयर से ला रहे हैं। 95 तो वेरी कॉमन है, 30-40 स्टूडेंट ले आते हैं हर बार। 99 तक भी हमारे स्टूडेंट्स लाए हैं, कई सारे स्टूडेंट लाए हैं 98, 99, बहुत सारे हैं रिजल्ट। तो फिलहाल तो ये है अभी कि हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करें। हम लोग एक दिन रिजल्ट भी डिस्कस कर दूंगा। चलो अभी तो चैप्टर 2, क्योंकि यूट्यूब में जो देख रहे हैं पहली बार, जो हमारे सेंटर पे या रोहिणी न्यू दिल्ली में रहते हैं, वो तो ऑलरेडी जानते हैं सिंप्लीफाइड फिजिक्स को। लेकिन जो लोग यूट्यूब पे पहले देख रहे हैं या बाहर के कोई अगर स्टूडेंट देख रहे हैं, तो उनको शायद मेरे पे भरोसा कम बने। ऐसा इसलिए कि उन्होंने अभी हमारे बच्चों का रिजल्ट नहीं देखा हम लोगों का अभी, और लोगों से, बच्चों से बात नहीं हुई है उनकी, इसलिए उनको शायद उतना भरोसा ना बने। लेकिन चलो जो भी है बात है, ज़्यादा बोलना तो अच्छा नहीं होता है सब। फिलहाल ये है कि चैप्टर 2 हम लोग आज स्टार्ट जरूर करें। स्कूल लेवल का भी टारगेट चल रहा है हम लोग का, स्कूल लेवल का ही अभी कवर करेंगे। एंट्रेंस लेवल का मैं शुरू करूंगा अक्टूबर या नवंबर में, जैसे सिलेबस फिनिश होता है तब। क्योंकि अभी के टाइम में क्या है कि 11th और 12th दोनों के वीडियो हमें, क्योंकि ऑफलाइन सेंटर तो अभी बंद किया हुआ है, लॉकडाउन चल रहे हैं, तो इसलिए अभी तो ये है कि बोर्ड ओरिएंटेड ही डालने में वीडियो बनाना आसान होता है। अपलोड करने में 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं हमारे। एक वीडियो जो होता है 1 GB का ऑलमोस्ट होता है हमारा, 1 आवर का, 1 आवर 10 मिनट का, 1 आवर 20 मिनट का, तो वो 1 GB से क्रॉस कर जाता है। इसलिए वो 3-3, 4-4 घंटे लगाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक 11th, एक 12th की डेली वीडियो बना पाऊँ। कई बार बना पाता हूँ, कई बार नहीं हो पाता है। वो अपलोडिंग करने में पूरे रात लग जाते हैं, लैपटॉप ही ऑन रह जाता है रात भर, तो ऐसा थोड़ा सा परेशानी है, इसलिए आप भी बियर करेंगे। इसमें मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं कम से कम 10 घंटे 12 घंटे डेली काम कर रहा हूँ इस पे। चलो चैप्टर 2 स्टार्ट करें। तो चैप्टर 2 में पढ़ना क्या क्या है पहले तो इस पे हाईलाइट करें। तो चैप्टर 2 में जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो वो होगा पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, जो कि 11th में भी आपने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था ऑलमोस्ट। तो पहले उसको रिकैप करते हुए आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। मतलब रिकैप क्या करूंगा, मैं उसको पढ़ाऊंगा, जो पढ़े हैं उनको इजिली समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेट होकर देखने पड़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट वेरी सेंट्रल कॉन्सेप्ट है पूरे फिजिक्स का। यही पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी में भी था, यही अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में भी है, यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी होता है। भले ही 11th क्लास में उस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट या बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस उस पे नहीं कराए जाते हैं, लेकिन 12th में ज्यादा करने हैं, थोड़ा अच्छे से करने हैं। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट से शुरू होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे पोटेंशियल, उसके बाद देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, फिर देखेंगे इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, इसमें भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और डाइलेक्ट्रिक में जो पोलराइजेशन होता है, याद होगा इंडक्शन का भाई पोलराइजेशन, इंसुलेटिंग यानी डाइलेक्ट्रिक्स में पोलराइजेशन होता है डाइपोल के अलाइनमेंट। अब डाइपोल पढ़ चुके हैं आप, टॉर्क उस पर पढ़ चुके, पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ लेंगे हम लोग। फिर हम लोगों का शुरू होगा पोटेंशियल पार्ट फिनिश, तो शुरू होगा कैपेसिटर। कैपेसिटर के इन्वॉल्विंग सर्किट्स, सर्किट एनालिसिस देखेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर डालेंगे, और भी बहुत सारी चीज कैपेसिटर से रिलेटेड जो होते हैं वो करेंगे। ऑलमोस्ट ये फर्स्ट चैप्टर जितना टाइम होता है ऑलमोस्ट उतना लग जाता है, अगर अच्छे से करें तो। वैसे शॉर्टकट मारने हो तो स्कूल में जैसे 4 घंटे में चैप्टर उड़ जाते हैं, 4-5 घंटे में उड़ जाते हैं, लेकिन अच्छे से पढ़े जाएं तो 15 आवर तो मिनिमम ही चाहिए। 15 आवर 20 आवर तो मिनिमम चाहिए अच्छे से पढ़ने के लिए। इतना तो आपको क्लास करने होंगे, और 15 आवर आपको और खुद का सेल्फ स्टडी जब तक नहीं डालोगे तब तक वो नहीं काम होगा। समझो कि क्लास करना रोटी मिल गया, लेकिन खुद मेहनत करोगे तो समझो कि सब्जी भी मिलेंगे, खीर भी मिलेंगे, और भी कुछ मिलेंगे, ये सब सैलड सब मिल जाएंगे। तो
मजा आएगा, अदरवाइज नहीं मजा आएगा। इसलिए हाफ चीज खाली क्लास अटेंड करना कोई भी पर्पस नहीं सॉल्व करेगा तुम्हारा। खाली क्लास करोगे एक तरफ से निकलता जाएगा, जब तक उसको घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, टेस्ट नहीं दोगे अच्छे से, डाउट नहीं डिस्कस करोगे, तब उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए ये सब पॉइंट पढ़ने हैं। आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करेंगे हम लोग। और इसके पहले जो हम लोगों ने चैप्टर देखा था, याद होगा चैप्टर 1 जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा था चार्ज और चार्जिंग बॉडी, 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देखा था, क्वांटाइज, कंजर्व्ड, इनवेरिएंट, ये सब देखा था। कूलम्स लॉ देखा था, इसमें बहुत सारे फैक्टर देखे थे। परमिटिविटी भी देखा था हम लोगों ने, मीडियम का परमिटिविटी कैसे इफेक्ट करता है कूलम्स फोर्स को, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और उसको इन्वॉल्व करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे हम लोग। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखे, और डाइपोल जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में या चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कैसा मोशन होता है, ऑसिलेशन होता है, तो टाइम पीरियड निकालते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो गॉस लॉ लास्ट में देखा और उसके वेरियस एप्लीकेशंस देखे, और इन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन, और ये इसमें हर लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, मीडियम लेवल के, हायर लेवल के, और हायर लेवल के, बड़े तरह के लेवल के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ये इतना मतलब नॉर्मल नहीं है चैप्टर जिसमें कि जैसे मॉडर्न फिजिक्स में होता है, उसमें बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आते। इसमें बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन इन्वॉल्व करने के पॉसिबिलिटी होते हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 में। ठीक है, अभी तो फिलहाल फोकस क्या है चैप्टर 2, और चैप्टर 2 में कौन सा टॉपिक, तो पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ही आज का हमारा मेन टॉपिक है, और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, सबसे स्टार्टिंग में ही क्लियर हो जानी चाहिए ये बात, वो क्या है भाई, कि पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड इन फिजिक्स। पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में डिफाइंड ही नहीं है, ये लो भाई। और ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट और इतना समझो कि अच्छे से बताए नहीं जाते, या अच्छे से बच्चे समझते नहीं हैं, जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चों के क्लियर नहीं रहते। और मैंने YouTube पे भी कई सारे वीडियो देखे हैं इसको पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, तो उसमें अच्छे अच्छे जिनके सब्सक्राइबर हैं लाखों में, उनका भी मैंने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से पढ़ा रहे हैं जिसमें कि असम्पशंस ही डाले जा रहे हैं कि ये भी असम्पशन, ये भी असम्पशन, ये भी, और पता नहीं, मुझे तो क्लियर नहीं हो रहा था, मैं एज ए स्टूडेंट नहीं क्लियर हो रहा है कि ये कंक्रीट बात क्या हो, ज्यादा चीज तो रटने को बोला जा रहा है या नहीं है। आप ध्यान से पढ़ो, और ये ऐसा मैं 11th में भी कराता हूँ, यही चीज 12th में भी कराते हैं, वर्क पावर एनर्जी में जैसे हुआ था वैसे ही अभी कराएंगे। देखो सबसे पहले तो ये आप समझो कि पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स में डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है वो भी अभी पता लग जाएगा थोड़ी ही देर में। ठीक है, मैं ये नहीं बोल दूंगा कि खाली कन्वेंशन, अरे 1-2 कन्वेंशन है, 4-4 5-5 एक ही टॉपिक में थोड़ी कन्वेंशन है। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट बार डिफाइन नहीं है, अभी के लिए मान लेना है, फिर समझ में आ जाएगा क्या है पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले ये समझो कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, क्योंकि उसी से रिलेटेड है, इसका ऑरिजिन वहीं है, इसका जन्म वहीं से हुआ है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए सबसे पहले मैं हाईलाइट करूंगा कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। कंजर्वेटिव फोर्स नाम तो सुना होगा, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा था तुमने। कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोलते हैं, देखो कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग समझे थे, आप कोई भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने समझ लिया हो या याद कर लिया हो, ये अलग मैटर, लेकिन 3 तरह से पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए जो कंजर्वेटिव फोर्स चाहिए वो हम लोग 3 तरह से डिफाइन किए हुए हैं, मतलब मीनिंग वाइज एनालाइज करने के लिए कंजर्वेटिव फोर्स को समझते हैं। कैसे, आपने सुना होगा बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन डेफिनेशन, ये कंजर्वेटिव फोर्स इज सच ए फोर्स हुज वर्क डन और अगेंस्ट व्हिच वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ से इंडिपेंडेंट होता है जिस फोर्स का वर्क डन, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये मोस्ट कॉमन है जो स्कूल में कराए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है भाई। ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन, ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन बाय द फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। नंबर 1 पाथ इंडिपेंडेंट, जो तुमने पढ़ा होगा भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब अगर ये ब्लॉक है, मान लो इसको हमने उठा करके यहाँ रखा, इनिशियल है, ये फाइनल है, तो यहाँ डायरेक्ट लेके जाओ, जितना वर्क करोगे, मान लो तुमने ग्रेविटी का चेक कर रहा हूँ, ग्रेविटी फोर्स की बात कर रहे हो, ग्रेविटी फोर्स कंसीडर कर रहे हो, तो ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन यहाँ से यहाँ ले जाए। बताओ भाई ग्रेविटी का फोर्स मतलब mg का फोर्स, ग्रेविटी फोर्स ये mg है जो कि डाउनवर्ड में अर्थ लगा रहा है, तो इसका वर्क डन अगर हम लोग
शॉर्टकट में हम लोग देखते चले। अगर इसका वर्क डन इसी इनिशियल इसी फाइनल के लिए अगर डायरेक्ट उठाया h हाइट के लिए, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स, वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स क्या हो जाएगा भाई? तो mg फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो रहा है h हाइट का, और कॉस क्या हो जाएगा 180 डिग्री, दैट इज -1। तो क्या हो जाएगा माइनस mgh। ये क्या है माइनस mgh? वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स। अगर इसी का वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स की बात करें, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब होता है ग्रेविटी फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का वर्क डन। तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो तुम mg का लगाओगे, mg जो है उसके इक्वल एंड अपोजिट लगाओगे, उसका वर्क डन, मतलब mg अपवर्ड ले लो और उसका वर्क डन अगर करे तो mg जो अपवर्ड होगा, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड हो रहा है, तो कॉस क्या होगा 0 डिग्री होगा, दैट इज क्या हो जाएगा वर्क डन mgh। जो हम लोग समझते हैं वर्क डन इज mgh। एक हमने ब्लॉक ले लिया, ठीक है, इसको h हाइट उठाया, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी काउंट करें तो मतलब हो गया कि mg ग्रेविटी फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इसका वर्क डन काउंट करना है, ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स। तो कितना हो जाएगा? तो mg फोर्स ही लगाएंगे और h हाइट उठाएंगे, तो mgh हो जाएगा वर्क डन। क्लियर है यहां तक? वर्क डन अगेंस्ट एनी फोर्स, वर्क डन वो मैं लिखवा भी दूंगा, वर्क डन अगेंस्ट एनी फोर्स। मान लो हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना है, तो ग्रेविटी के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का वर्क डन काउंट करेंगे, तो वो हो जाएगा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वो हो जाएगा mg, और इनटू डिस्प्लेसमेंट उधर ही, तो mgh। वर्क डन बाई ग्रेविटी माइनस mgh, क्योंकि बाई ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड, उसका देखेंगे तो माइनस mgh। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का वर्क डन, वो हो जाएगा mg इंटू h। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। ये मैंने बोला कि डायरेक्ट पाथ से, अगर इस पाथ से चलें, ऐसे चलें, ऐसे चलें, अगर इस पाथ से बात करें तो वर्क डन बाई ग्रेविटी की ही बात करें। अगर ऐसे ले जाएंगे तो शॉर्टकट में देख लो फटाफट कि अगर ऐसे ले जाएंगे हॉरिजॉन्टल में 0 वर्क डन, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, 0 वर्क डन। यहां से यहां ले जाएंगे तो ग्रेविटी फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा mg और ये h डिस्प्लेसमेंट cos 180 डिग्री, दैट इज -1 माइनस mgh हो जाएगा। यहां से यहां का 0, यहां से यहां के लिए माइनस mgh, यहां से यहां ले जाएंगे फिर 0 वर्क डन, क्योंकि mg डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, तो यहां 0। अगर इस पाथ से ले जाएं, यही इनिशियल यही फाइनल, इस पाथ से ले जाएं तो 0 माइनस mgh और प्लस 0, यानी कि टोटल कितना हुआ माइनस mgh ही हुआ। डायरेक्ट भी ले जाते तो माइनस mgh ही होता, ऐसे भी ले गए तो भी माइनस mgh ही हुआ। और अगर मान लो ऐसे ले जाते, फिर इसको कैपिटल H ऊपर ले जाते, फिर ऐसे लाते, तब भी हमारा वही वर्क डन होता। कैसे? तो भाई ऐसे ले जाएं तब भी 0, देखो 0 माइनस mgh हुआ था पाथ नंबर 2 से, और प्लस 0 माइनस mgh, ठीक है, पाथ नंबर 2 ये था। पाथ नंबर 3 मान लो ये है, यहां से ले गए 0, यहां से यहां ले गए कैपिटल H, तो क्या हो जाएगा भाई पाथ नंबर 3 से ये पाथ नंबर 2 का ये पाथ नंबर 1 डायरेक्ट, इसका क्या हो जाएगा? तो पहले तो 0 वर्क डन, बोलो भाई, यहां से यहां ले गए 0 वर्क डन, फिर ऊपर ले गए 0 वर्क डन और प्लस ऊपर ले गए तो माइनस mg इंटू कैपिटल H, बोलो क्यों? mg डाउनवर्ड, h डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड ले गए, इसलिए ये हो गया माइनस mgh वर्क डन, और इधर आ गए तो ये हो गया 0, और जब ये डाउनवर्ड यहाँ लाओगे, क्योंकि फाइनल तो तुम्हें यहीं पे लाना है भाई, इनिशियल यहाँ से स्टार्ट किया था, फाइनल यहीं लाना है, तो फिर ये नीचे लाओगे, कितना हाइट लाओगे भाई? बोलो बंधु कितना? ये h था स्मॉल, ये कैपिटल H, तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो जब डाउनवर्ड लाओगे तो इधर ही फोर्स, इधर ही हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो उस कंडीशन में ग्रेविटी का वर्क डन हो जाएगा mg, और कितना डाउनवर्ड आया है h माइनस h। चलो अब जरा इसको कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा? तो माइनस ऑफ mgh और प्लस ऑफ mgh और माइनस ऑफ mg स्मॉल h, ये कैंसिल हो गया और क्या मिला? माइनस ऑफ स्मॉल mgh। इस तरह से थर्ड पाथ में भी वर्क डन क्या हो गया? वही हो गया माइनस mgh। बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। फर्स्ट पाथ डायरेक्ट पाथ, सेकंड पाथ ऐसे, थर्ड पाथ ऐसे, फोर्थ पाथ ऐसे, सब में वर्क डन सेम ही रहेगा। किसका वर्क डन? वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स, उसका वर्क डन सेम रहेगा, तो ग्रेविटी फोर्स इज कंजर्वेटिव। क्लियर है यहां तक? और अगर हम लोग देखें कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी की बात करें तो देखो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी पाथ नंबर 1 से mgh, पाथ नंबर 2 से 0, क्योंकि mg तो लगा रहे हो अपवर्ड, 0 प्लस mgh प्लस 0, तो वो भी आ जाएगा mgh। फिर थर्ड नंबर पाथ से वैसे ही निगेटिव था, जहां पॉजिटिव हो जाएगा 0 प्लस mgh प्लस 0 और प्लस
क्या हो जाएगा, इधर वाले में फिर माइनस आ जाएगा, mg h माइनस h, तो मिलाकर के टोटल क्या होगा, तो वर्क डन थ्रू एनी पाथ, चाहे 2 से हो या 3 से हो, किसी से भी हो, वर्क डन यही होगा। इसलिए वर्क डन बाय ए फोर्स, बाय ग्रेविटी फोर्स और अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसका नाम कंजर्वेटिव फोर्स है। ये बहुत कॉमन है, ये स्कूल में कराए जाते हैं। नंबर 1 बात। दूसरी बात, दूसरा डेफिनेशन ये तो ये हो गया, इफ वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट ओनली पोजीशन डिपेंडेंट देन द फोर्स इज नोन एज कंजर्वेटिव। नंबर 2 जो होता है वो इस तरह से भी हम लोग डिफाइन करते हैं, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, एफ डॉट डी मतलब छोटा सा वर्क डन, इंटीग्रेट किया मतलब टोटल वर्क डन, डिस्प्लेसमेंट में टोटल वर्क डन, सर्कल डाले मतलब डी से क्लोज किए, इट मींस राउंड टिप लगाए, राउंड ट्रिप में वर्क डन अगर ये 0 है, राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 है, देन द फोर्स इज कंजर्वेटिव, देन एफ इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी डेफिनेशन लोग पढ़ते हैं भाई, मीन्स एक प्रॉपर्टी है, समझो कि कंजर्वेटिव फोर्स का ये भी प्रॉपर्टी हो गया कि राउंड ट्रिप मीन्स क्लोज्ड पाथ के थ्रू जब भी वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स निकाले या वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स निकाले, वो वर्क डन 0 होगा। ग्रेविटी फोर्स का ही सोच लो, अगर ग्रेविटी फोर्स की ही बात करें, यहां से मान लो हमने उठाया, ये है, यहां से उठाया h हाइट, किसका वर्क डन काउंट करोगे, तो चलो भाई mg का ही वर्क डन काउंट करो, तो वर्क डन बाई mg क्या हो गया, माइनस mgh। इधर लाए वर्क डन क्लोज पाथ के लिए निकालना चाहते हैं, ऐसे निकालना चाहते हैं, इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए ऐड करेंगे, तो ग्रेविटी फोर्स का वर्क डन माइनस mgh 0 प्लस mgh 0, तो क्या हो गया, माइनस mgh प्लस 0 प्लस mgh प्लस 0, टोटल वर्क डन इज 0। ठीक है, इसलिए कंजर्वेटिव है। यही फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन 0 नहीं होता। मान लो हम लोग क्लासरूम में एक कॉर्नर से चेयर को लाए और इधर कॉर्नर में ले गए, अगेंस्ट फ्रिक्शन वर्क किए, चाहे फ्रिक्शन का वर्क डन अगर निकालो तो उसका वर्क डन कुछ हो जाता है, फिर उधर ले जाओगे उसमें भी वर्क करेगा, उधर ले जाओगे उधर में भी वर्क करेगा, उधर लाओगे उधर भी वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि टोटल वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर से इधर लाए तो फ्रिक्शन वर्क डन किया -20 जूल, तो उधर किया -30 जूल, तो उधर किया -40 जूल, फिर इधर -40 जूल या -30 जूल कुछ और कर दिया, तो टोटल वर्क डन तो नेगेटिव ही रह गया, 0 नहीं हुआ। सो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं होता और कंजर्वेटिव का 0 होता है। So conservative force is such a force whose work done in round trip or close path is 0। ये भी एक पार्ट है समझने का। तीसरा भी है और ये ज़्यादा अच्छा लगता है, डेफिनेशन नाम इसका इसी से है। क्या है तो ये समझो, स्टोरेज, ऐसे मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट में, स्पेस नहीं क्या करूँ, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ये है क्या, मैं समझा देता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स का नाम कंजर्वेटिव फोर्स क्यों है? कंजर्वेटिव फोर्स का नाम कंजर्वेटिव फोर्स इसलिए है क्योंकि ऐसे वर्क डन के एगेंस्ट किया हुआ वर्क डन स्टोर हो जाता है, कंजर्व हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए तो पोटेंशियल एनर्जी आया कंजर्वेटिव के लिए। कंजर्वेटिव फोर्स, अरे कुछ तो होगा, कंजर्व होता होगा, कुछ तो कंजर्व होता होगा। कंजर्व करके यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स बोलने का मतलब यहाँ सेंस है स्टोर करना। जैसे आपके फादर ने कुछ मनी कंजर्व करके रखा हुआ है, मदर ने कुछ गोल्ड कंजर्व करके रखा हुआ है। चलो एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं ये एग्जांपल जरूर सबको देता हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स का नाम कंजर्वेटिव है। मान लो रमेश है, रमेश के फादर ने क्या किया कि एक बिल्डिंग बनवाया। रमेश के फादर ने एक बिल्डिंग बनवाया और बिल्डिंग जब बन गया 4th फ्लोर का, मान लो 4th फ्लोर का बिल्डिंग जब बन गया, रमेश के फादर ने बना लिया, तो उसके बाद सारा फिनिशिंग हो गया। अब जब शिफ्ट किए तो क्या किया उन्होंने, तो रोड पर से 4 ईंट उठा करके धीरे धीरे और ले आए 4th फ्लोर के बालकोनी में जाके रख दिया। ईंट लेके आए, MGH वर्क हुआ होगा भाई, उठा के ला रहे हैं, भारी भारी लेके आ रहे हैं, तो उठा के रखा, तो MG लग रहा था उसके अगेंस्ट उन्होंने उठा करके और 4th फ्लोर तक ले गए। इसका मतलब MG कैपिटल H वर्क किया उन्होंने, वर्क करके और वहां रख दिया। कहाँ भाई, बालकोनी में ये रख दिया और राम प्यारे हो गए, मतलब राम जी के पास चले गए, मतलब शहीद हो गए मान लो। अब रमेश की लड़ाई हुई एक दिन सुरेश से, बोला देख लेंगे, सुरेश ने बोला अच्छा देख लेंगे, तो रमेश ने बोला अच्छा आ जाना, मैं भी देख लूँगा तुम्हें। सुरेश ने बोला कहाँ आ जाऊँ? रमेश ने बोला आ जाना मेरे बालकोनी के नीचे, इंतजाम कर रखा है हमारे पापा ने। तो आया, तो इसने
बालकोनी में रखा हुआ ईंट को स्लाइड करा दिया, बस स्लाइड किया तो 4th फ्लोर से गिरा, 4th फ्लोर से ईंट आ रहा है। किसी जमाने में किया हुआ वर्क डन MGH स्टोर था 3rd फ्लोर पे रखा हुआ। जैसे ही इसको वापस रोड पे आने का मौका मिला, ये MGH कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी ले करके और रमेश जस्ट बचा यहाँ पे लगा, समझो इतना जोर से। तो ये क्या हुआ एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ये होगा, ये हुआ कि कंजर्व करके, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स था, उसके अगेंस्ट वर्क करके किसी ने अगर उसको रख दिया कन्फिग्रेशन, उसमें पोटेंशियल एनर्जी में फॉर्म में स्टोर करके रखा हुआ है, वो जब चाहे हम लोग वापस ले सकते हैं। सो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन हम लोग ले सकते हैं। अब जरा देखो एक और चीज जो मैं बहुत कॉमन यूज करता हूँ, भगवान हमेशा पूछते हैं कि अगर रमेश बोलता है कि भाई हमने वर्क डन कर दिया, मेरा वापस दे दो, मेरा एनर्जी वेस्ट हो गया, वो एनर्जी वापस दे दो, तो भगवान पूछते हैं कि अरे तो किसके अगेंस्ट वर्क किया। मान लो रमेश ने इसको उठाया, 50 जूल वर्क कर दिया इसको उठाने में अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स कंजर्वेटिव था, उसके अगेंस्ट 50 जूल का वर्क कर दिया, और अब बोला कि देखो भाई 50 जूल भगवान वर्क कर लिए हैं, हमें वो 50 वापस चाहिए। तो भगवान पूछेंगे किसके अगेंस्ट वर्क किया था, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट कंजर्वेटिव है, हाँ है कंजर्वेटिव, तो मिल जाएगा तुम्हें वापस। कैसे, तो बाय भगवान ने बोला कि छोड़ दो इसको, और जिस कॉन्फ़िगरेशन से लाए थे उस कॉन्फ़िगरेशन में जाने दो इसको, मतलब जिस पोजीशन से लाए थे उस पोजीशन में जाने दो। तो यहां से छोड़ दिया इसने, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो था इसका वर्क डन, वो काइनेटिक एनर्जी में, यहां से सोचो यहां आएगा तो MGH जो इसने वर्क किया था वो MGH आकर यहाँ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इसको मिल जाएगा। मीन्स तुम्हारा वर्क डन जो 50 जूल किया था वो तुम्हें वापस मिल गया। कैसे वापस मिल गया, बाय रिटर्निंग द सिस्टम टू इट्स इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने वर्क किया था कंजर्वेटिव के अगेंस्ट, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट, कंजर्व हो गए था पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, जब छोड़ोगे वापस मिल जाएगा तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी जो भी जमा हुआ था। दूसरी बात, अगर मान लो हम लोग फ्रिक्शन के अगेंस्ट चेयर को वहां से यहां लाए, भगवान से बोले अरे मेरा 50 जूल वर्क खर्च हो गया फ्रिक्शन के अगेंस्ट, मेरा वापस दे दो। भगवान बोले किसके अगेंस्ट वर्क किया था, फ्रिक्शन के अगेंस्ट, तो फिर नहीं होगा। नहीं नहीं मैं तो वापस कर दे रहा हूँ, चेयर को वहीं पे ले जा रहा हूँ, दे दो मेरा। तो भाई वापस करोगे और 50 जूल वेस्ट कर दोगे, वापस नहीं मिलेगा। नॉन कंजर्वेटिव, ऐसे फोर्स कंजर्वेटिव नहीं हो सकते जिसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन कंजर्व नहीं हो रहा, जिसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन स्टोर नहीं हो रहा, उसको कंजर्वेटिव नहीं बोलते। इसलिए फ्रिक्शन क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन कंजर्व करके स्टोर करके नहीं रख सकते, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स है जिसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन स्टोर करके रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और जब मर्जी वापस सिस्टम को वापस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में लाके रिगेन कर सकते हैं अपना वर्क डन, दैट इज हमने जो स्टोर किया था। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने इलोंगेट कर दिया, वर्क डन किया 30 जूल, छोड़ देंगे वापस जब अपने इनिशियल कंडीशन में आएगा तुम्हें 30 जूल काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में मिल जाएगा। सो कंजर्वेटिव फोर्स का मीनिंग समझ गए, समझा हुआ था, ही याद आ गया। कंजर्वेटिव फोर्स का नाम कंजर्वेटिव क्यों है, क्योंकि ऐसे फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन कंजर्व करके स्टोर करके रख सकते हैं। इसलिए तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन स्टोर होके रहता है, इसलिए उसका पोटेंशियल एनर्जी बनता है। कभी भी तुम फ्रिक्शनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम नहीं सुनोगे, किसी भी विस्कस पोटेंशियल एनर्जी का नाम नहीं सुनोगे, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन स्टोर होता ही नहीं है, और जब भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन स्टोर होगा। इसलिए ग्रेविटी फोर्स कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। चार्ज में इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव, इसलिए चार्ज के इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करोगे तो दैट विल बी स्टोर्ड। मान लो पॉजिटिव है नेगेटिव है, दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं। तुमने बोला कि भाई क्यों अट्रैक्ट हो रहे हो, अलग हो जाओ। इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट तुमने वर्क कर दिया 50 जूल, स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब तुम छोड़ोगे ये वापस यहाँ आएगा, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में तुम्हारा वर्क डन वापस मिल जाएगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग का इलास्टिक जो फोर्स होता है kx, वो वाला भी कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, इसलिए उसके अगेंस्ट भी स्टोर जो एनर्जी जो होता है हाफ kx स्क्वायर पढ़ा था ना 11th में, वो क्या था, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है। चलो ये समझ में आ गया। इसलिए एक सेंटेंस तो तुम्हें ये रटने की जरूरत नहीं है कि कंजर्वेटिव फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग ही
पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये तो तुम हजम कर लिए भाई। कंजर्वेटिव फोर्स का नाम ही कंजर्वेटिव इसलिए क्योंकि स्टोर कर सकते हैं, और वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स का मीनिंग समझ में आ गया। चलो अब जरा देखते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की अब बात हम लोग शुरू करेंगे। ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। 3 टाइप से बता दिया, वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट, राउंड ट्रिप में वर्क डन 0, और उसका नाम कंजर्वेटिव इसलिए क्योंकि स्टोरेज होता है एनर्जी का। कौन सा एनर्जी? वर्क डन अगेंस्ट सच कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब एक चीज तुम्हें और बता दूं मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में कि वर्क डन अगेंस्ट ए फोर्स होता क्या है, वो जरा समझो। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं लिखने का टाइम थोड़ा सा बचा रहा हूं, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं तुम्हें। वर्क डन अगेंस्ट ए फोर्स क्या होता है? मान लो हमने बोला कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब है ग्रेविटी फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का वर्क डन। mg है, तुम्हें वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालना है हाइट उठाने में, तो mg जितना लग रहा है ना उतना ही अपोजिट लगाओ और उसका वर्क डन काउंट करो। वही है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। अब एक कॉमन डाउट जो स्कूल वाले पूछते हैं, ये बच्चे भी पूछते हैं खूब, कोचिंग सेंटर में भी खूब पूछते हैं, कैसे भाई? तो वो पूछते हैं कि mg लगा रहे हैं, तुम्हारे मन में भी डाउट आया होगा, mg है, तुम अगर mg ही इसके अगेंस्ट लगाओगे तो ये जाएगा क्यों? तो इक्वल एंड अपोजिट है तो ये तो यही रह जाएगा, नेट फोर्स 0 जाएगा क्यों यहाँ पे? कैसे उठाएंगे भाई? तो mg से ज्यादा लगाना पड़ेगा तब उठाएंगे। हाँ भाई, ज्यादा लगाना पड़ेगा तब उठाएंगे, बिल्कुल सही। लेकिन अब जरा समझो बात को। mg है मान लो 10 न्यूटन। mg कितना? 10 न्यूटन। तो तुम 10 लगाए, चलो 10 लगाए यही है। चलो अब क्या करो, 10.00001 न्यूटन लगा दो। कितने टाइम के लिए? 0.000000000000001 सेकंड के लिए लगा दो। 10 से थोड़ा सा ज्यादा, कितने टाइम के लिए? बहुत बहुत थोड़ा टाइम के लिए। उससे क्या होगा? छोटा सा वेलोसिटी मिल जाएगा। छोटा सा वेलोसिटी मिलेगा। नेट फोर्स तो भाई 10.001 माइनस 10 तो नेट फोर्स आ जाएगा ना 0.0001, और उससे कुछ तो वेलोसिटी गेन होगा। कुछ वेलोसिटी गेन हो गया, बस उतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए तुमने बस लगाया 10.001। उसके बाद से 10 ही तुम लगाते रहो। जैसे वेलोसिटी गेन हुआ थोड़ा सा, उसका 10 ही लगाते रहो। 10 इधर से, 10 इधर से, 10 इधर से, 10 इधर से। छोटा सा वेलोसिटी मिला हुआ, उससे धीरे धीरे चलता जा रहा है, वेरी वेरी स्लोली, धीरे धीरे चलता जा रहा है, धीरे धीरे चलता जा रहा है, धीरे धीरे चलता जा रहा है, और 2 साल के बाद यहाँ पे पहुंच गया। तो अब ये वर्क डन काउंट करेंगे तो क्या काउंट करेंगे? क्या तुमने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो छोटा सा लार्जर फोर्स लगाया था वो काउंट करोगे? नहीं भाई, पूरे में तो पूरे 2 साल तक तुमने 10 न्यूटन ही लगाते रहे और यहां तक पहुंच गए। तो 10 यानी कि mg इंटू h काउंट करेंगे। अब फिर से समझो, यहां से आपको h उठाना था, फिर से समझना, यहां से h उठाना था तो तुम तो भाई mg से थोड़ा ज्यादा लगा के भी उठा सकते थे। mg से जैसे अभी बताया मैंने, और तुम 2mg भी लगा के उठा सकते थे। तुम 3mg भी लगाते तो 3mg माइनस mg तो भी पहुंच जाता है हाइट। तुम 5mg भी लगा के उठा सकते थे, तुम 10mg लगा के उठाओ, तुम 100mg लगा के उठाओ, तुम 200mg लगा के उठाओ, तुम्हारा तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। mg से ज्यादा कुछ भी लगा दो, उठा जाओ। लेकिन वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी किसको काउंट करेंगे? तो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, लेकिन हमें एक यूनिक बताने हैं, एक फिक्स बताने हैं जो कि सब लोग समझें। तो वो क्या है भाई? तो यहाँ पे एक चीज जो हमेशा फिक्स रहे, इससे ज्यादा mg से ज्यादा लगाने, m से ज्यादा का तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो कैलकुलेट क्या किया जाता है? कैलकुलेट ये किया जाता है कि हम लोग वेरी वेरी स्लोली लेके जाएंगे और हमेशा एक्सेलरेशन 0 रहे। 10 न्यूटन तो 10 न्यूटन, 10 न्यूटन तो 10 न्यूटन, एक्सेलरेशन 0। फिजिक्स में ऐसे मोशन का एक नाम है, ऐसा मोशन जो यहां से यहां जाने में 2 साल लग जाए। मैंने बोला था ना अभी 2 इयर्स लग गया। 1 फुट या 2 फुट जाने में अगर 2-2 साल लग जाएं तो ऐसा मोशन जो होता है वो फिजिक्स में नाम है उसका क्वासी स्टैटिक मोशन। क्वासी स्टैटिक मोशन, ऐसा मोशन जो स्टैटिक लगे, मतलब 2 दिन बाद आए तब भी देखे यही है, और फिर समर वेकेशन के बाद आए तब भी देखा यही है, और 2-4 दिन बाद आए तब भी देखा यही है, ऑलमोस्ट स्टैटिक ही लग रहा है। हाँ ये जरूर है कि इंजीनियरिंग करने के बाद आए तब जाके ये पहुंचा हुआ है, मतलब हुआ मोशन। तो ऐसा मोशन जो कि स्टैटिक लगे उसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक मोशन। फिजिक्स में ये टर्म है, बड़ा इंपॉर्टेंट।
ठीक है, ऐसा मोशन जो ऑलमोस्ट स्टैटिक लगे, और ऐसे ही मोशन के लिए जो वर्क डन ग्रेविटी फोर्स है, तो उसके अगेंस्ट ऐसा ही मोशन कराने के लिए जितना फोर्स लगाना पड़ता है वही है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, उसी का वर्क डन काउंट करते हैं और उसको बोलते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। एच हाइट उठाने में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होगा, तो mg जितना है mg लगाओ और mgh ही काउंट करेंगे, भले ही उससे थोड़ा सा ज्यादा एक वेलोसिटी मिला था, उसका वेलोसिटी को मेंटेन करता हुआ यहां आ गए। सो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का ही काउंट करते हैं। अब ये मत पूछना कि वो mg लगाने से कैसे उठ गया, भाई mg से थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा टाइम के लिए लगाया, थोड़ा वेलोसिटी मिला, उसी को मेंटेन कर रहे हैं, करते 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 2 साल में आए, 5 साल में आए, 20 साल में आए, ऐसा मोशन क्वासी स्टैटिक मोशन। सो वर्क डन अगेंस्ट ए फोर्स होता है, समझ गए ना। वर्क डन अगेंस्ट कोई बोले, ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन देखा तो ग्रेविटी के इक्वल एंड अपोजिट का वर्क डन काउंट कर लो। फ्रिक्शन के अगेंस्ट कोई बोले वर्क डन निकालने हैं, तो फ्रिक्शन अगर 2 न्यूटन लगा रहा है तो तुम भी 2 न्यूटन ही लगाओ, भले ही तुम ज्यादा लगा के ले जाओ, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पूछा जाए तो वर्क डन किसका काउंट करना है, वर्क डन बाई इक्वल एंड अपोजिट, यानी 2 न्यूटन तो तुम 2 न्यूटन, भले ही तुम 3 न्यूटन लगाए हो, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेटेड मोशन कराया हो, लेकिन तुम्हें जब वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन करना होगा तो तुम क्या काउंट करोगे कि 2 न्यूटन ही लगा था, उसका क्या वर्क डन होगा, एक्स्ट्रा जो तुम लगाए उसका वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा, 2 का 2 ही लगाएंगे और उसी का वर्क डन काउंट करेंगे, mg का mg ही लगाएंगे और उसका वर्क डन काउंट करेंगे। अब तुम ले गए होगे 2 mg लगाकर 3 mg लगाकर, उससे मतलब नहीं है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी मींस इक्वल एंड अपोजिट का ही वर्क डन, समझ गए। सो वर्क डन अगेंस्ट एनी फोर्स इज वर्क डन बाय इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो जानना ही जानना है, समझ गए। इसलिए वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन जो फोर्स लग रहा है जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके अपोजिट माइनस लगा दिया, मतलब उसके इक्वल एंड अपोजिट उसका वर्क डन, ठीक है। फोर्स डॉट dr तो होता ही है इंटीग्रेशन वर्क डन, यही है फॉर्मूला। और वर्क डन अगर अगेंस्ट तुम फ्रिक्शन निकालोगे तो ऑब्वियसली है कि फ्रिक्शन का वर्क डन, फ्रिक्शन उधर लग रहा था 2 न्यूटन, तुमने इधर लगाया, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जब निकालेंगे तो 2 इंटू ये डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन बाई फ्रिक्शन होगा तो 2 उधर का इंटू ये डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दोनों एक दूसरे से निगेटिव होंगे, ठीक है। इसलिए ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, देखो मान लो ये फ्रिक्शन है, ऐसे लग रहा है इस ब्लॉक पे, ये फ्रिक्शन है, तो हम लोग जो लगाएंगे जिसका वर्क डन काउंट करने हैं वो लगाएंगे ये वाला माइनस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। समझो कि ये 2 न्यूटन इधर लग रहा था तो तुम भी 2 न्यूटन इधर लगाओ और इसका वर्क डन काउंट करो, डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसे तो ऐसे काउंट करेंगे। सो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन वो हो गया कितना भाई, तो ये 2 इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट जिधर उधर ही फोर्स, तो हो जाएगा 2 इंटू एस, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन तो माइनस 2 इंटू एस, ठीक है। इसलिए वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज माइनस ऑफ वर्क डन बाई फ्रिक्शन, ठीक है, ये समझ गए। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब माइनस mg, mg तो ग्रेविटी का फोर्स, तो माइनस mg डॉट dr, तो इसका वर्क डन वो क्या हो जाएगा, तो माइनस ऑफ वर्क डन बाई ग्रेविटी फोर्स, ऐसा ही चलेगा। उस तरह से वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स तो माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव, ये है कंजर्वेटिव फोर्स, उसका वर्क डन निकालोगे माइनस लगाओगे तो मिल जाएगा वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। इसलिए अभी जो एग्जांपल बताया वो मैं यहाँ पे समझा दिया हूँ कि अगर ब्लॉक को उठाया, डिस्प्लेसमेंट h कराया, वर्क डन ब्लॉक इज रेज्ड थ्रू हाइट h, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mg डॉट डिस्प्लेसमेंट किया, mg डाउनवर्ड था, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड था, cos 180 डिग्री माइनस mgh हुआ, और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालेंगे तो mg जो माइनस mg दैट इज mg डाउनवर्ड था तो उसका अपवर्ड माइनस mg अपवर्ड हो गया, डिस्प्लेसमेंट इसलिए mgh cos 0 डिग्री था। इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी माइनस ऑफ माइनस mgh, यानी कि माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, इसको लिख सकते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज माइनस ऑफ वर्क बाय ग्रेविटी। लिख लो भाई इसको जल्दी से, पॉज लगा करके जल्दी से इसको लिखो। वर्क डन अगेंस्ट ए फोर्स, आई थिंक अब तक क्लियर हो गया होगा, अगर इतना में भी ना क्लियर हो तो फिर तो बहुत मुसीबत की बात है भाई। वर्क डन अगेंस्ट एनी फोर्स इज वर्क डन बाय इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, चलो लिख लिया, इसके नीचे वाला भी लिख लेंगे, वर्क डन बाय इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट एनी फोर्स इज वर्क डन बाय इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, चलो ये भी लिख लिया। अब वापस आ जाते हैं मेन मुद्दा पे, जो मेन मुद्दा है आज क्लास का उस पे जरा वापस आए हम लोग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भाई, इसलिए चलो अब जरा एक और चीज जो समझना है बैकग्राउंड के लिए पोटेंशियल एनर्जी का, वो है
पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा नाम बताओ क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा नाम, पोटेंशियल एनर्जी का दूसरा नाम है कन्फिगरेशनल एनर्जी। क्या नाम है? कन्फिगरेशनल एनर्जी। थोड़ी देर में पता भी लग जाएगा कि इसका दूसरा नाम ये क्यों है। कन्फिगरेशन एनर्जी मतलब कन्फिगरेशन वाइज एनर्जी। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज कन्फिगरेशन। पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो नोन एज, टॉपिक जब लिखे हो तो वहां पे ये भी लिख देना, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और ये ज्यादा मीनिंगफुल नेम है, कन्फिगरेशनल एनर्जी। पूरा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल पेशेंस के साथ देखते चलो और क्वेश्चन को आराम से फिर हिला डुला और तोड़ ताड़ कर सकते हो। व्हाट इज कन्फिगरेशन? कन्फिगरेशन क्या होता है पहले इसको समझ लें। देखो भाई, कन्फिगरेशन क्या होता है? मान लो कोई सिस्टम है, सिस्टम ऑफ 3 मासेस और सिस्टम ऑफ 4 मासेस, तो हम लोग बोलेंगे कि ये एक कन्फिगरेशन है। फॉर एग्जाम्पल मान लो, एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, बढ़िया एग्जाम्पल। क्लासरूम में मान लो 20 बच्चे बैठे हैं, हमने एक फोटोग्राफ लिया, ठीक है। फोटोग्राफर को बोला कि 1 मिनट में 60 फोटोग्राफ लेना, तो उसने स्टार्ट कर दिया, टिक टक 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 ऐसे करके 60 फोटोग्राफ। उसी सब वैसे ही बैठे हुए अपना क्लास में और टक 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 1 मिनट के अंदर 60 फोटोग्राफ लेकर के और टेबल पे रख दिया। अब आप बताओ कि सारे फोटोग्राफ सेम रहेंगे कि नहीं? सारे फोटोग्राफ एक ही सिस्टम के होंगे। 20 स्टूडेंट हैं, वो 20 स्टूडेंट सिस्टम के ही सारे फोटोग्राफ हैं, बट सारे के सारे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ऑल द मासेस या चार्ज सिस्टम है तो चार्जेस और उनका रिलेटिव सेपरेशंस कलेक्टिवली कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लो फोटोग्राफ लिया तो रमेश का ऐसे हाथ था, दूसरे में ऐसे हो गया, तीसरे में ऐसे हो गया, फोर्थ में ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, क्योंकि ऐसे किया था उसने। किसी ने अपना ऐसे ऐसे करने लगा था तो उसका कभी ऐसे आया, 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 ऐसे हर फोटोग्राफ में अलग अलग आएगा। तो क्या हुआ? कन्फिग्रेशन अलग अलग हो गया। अब ये दो में एक का सर यहाँ था, एक का सर यहाँ था। थोड़े टाइम के बाद क्या हो गया? थोड़ा सा ऐसे हिला था, थोड़ा सा पास आ गया था, फिर ये थोड़ा दूर हो गया। तो एक फोटोग्राफ में इसका 5 इंच सेपरेशन आएगा और दूसरे में 6 इंच सेपरेशन आएगा, तीसरे में मान लो 7 इंच सेपरेशन आ रहा है। तो ये क्या हुआ? ये डिफरेंट कन्फिग्रेशन है, सब कुछ सेम नहीं है। सो ये एक ही सिस्टम के हजारों करोड़ों कन्फिग्रेशन हो सकते हैं। सो कन्फिग्रेशन हुआ क्या? तो कन्फिग्रेशन हुआ ऑल द चार्जेस और मासेस ऑफ ए सिस्टम and their relative separations taken together represent configuration of the system। मतलब ये 4 चार्ज सिस्टम ऐसे हैं, यही 4 चार्ज सिस्टम अगर ऐसे कर दें, सेम असेंबल कर दिया, ऐसे मान लो इस तरह से कर दिया, तो ये सेम सिस्टम M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4, बट ये कन्फिग्रेशन नंबर 2, ये कन्फिग्रेशन नंबर 1। समझ गए? कन्फिग्रेशन चेंज। और मान लो अगर ये है अर्थ है, ब्लॉक है, H1 हाइट है, कन्फिग्रेशन नंबर 1 ऑफ अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम, वही अर्थ वही ब्लॉक H2 हाइट, कन्फिग्रेशन नंबर 2, ये कन्फिग्रेशन नंबर 2 हो गया। कन्फिग्रेशन इज चेंज, सिस्टम इज नॉट चेंज। 20 स्टूडेंट थे, 20 ही हैं, वही 20 हैं, वही 20 हैं बैठे हुए, बिल्कुल सेम सिस्टम, डिफरेंट कन्फिग्रेशन, लेकिन उसमें से एक निकल गया या एक एक्स्ट्रा आ गया, देन द सिस्टम इज चेंज्ड। जब सिस्टम चेंज हो गया तो कन्फिग्रेशन हर सिस्टम का अपना अपना होता है, हर सिस्टम का अपना अपना होता है और मेनी कन्फिग्रेशन होते हैं। इसलिए सिस्टम चेंज हो गया तो उसका तो मतलब ही नहीं है, फिर आप एक ही सिस्टम के डिफरेंट कन्फिग्रेशन की बात करते हैं, ठीक है। सिस्टम ही चेंज हो गया तो फिर उसका कन्फिग्रेशन इसके कन्फिग्रेशन में कोई कंपैरिजन नहीं होगा। सो अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम कन्फिग्रेशन 1, कन्फिग्रेशन नंबर 2। स्प्रिंग है मान लो, नेचुरल लेंथ में है, कन्फिग्रेशन 1। इलोंगेटेड हो गया, कन्फिग्रेशन नंबर 2। कंप्रेस्ड हो गया, कन्फिग्रेशन नंबर 3। बहुत सारे कन्फिग्रेशन हो सकते हैं। सो मिल गया, समझ में आ गया कन्फिग्रेशन ऑफ ए सिस्टम क्या होता है। तो ऑल द चार्जेस और ऑल द मासेस ऑफ द सिस्टम एंड देयर रिलेटिव सेपरेशंस टेकन टुगेदर रिप्रेजेंट कन्फिग्रेशन ऑफ द सिस्टम। इफ एक भी सेपरेशन, ये तीनों वहीं का वहीं रहे, एक यहाँ थोड़ा चेंज हो गया, तब भी कन्फिग्रेशन इज चेंज्ड। इसलिए ये सेंटेंस तो लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे भाई? तो ऑल द चार्जेस ऑब्लिक मासेस ऑफ द सिस्टम and their relative separation taken together represent the configuration of the system। ये डायग्राम बना देंगे, जल्दी से पॉज लगा करके डायग्राम बना दो, पॉज लगा के डायग्राम बना देंगे। कन्फिग्रेशन नंबर 1, कन्फिग्रेशन 1, कन्फिग्रेशन 2, कन्फिग्रेशन 1, कन्फिग्रेशन 2, और साथ में डायग्राम के बाद लिख दोगे ये वाला पॉइंट। कौन वाला पॉइंट भाई?
कि if any of the relative separations between the charges or masses change, then configuration of the system is said to be changed. Configuration 1, configuration 2. If any of the relative separations change, then the configuration of the system is के आगे भी लिख ले, is said to be changed. Is said to be changed. क्लियर है? चलो यहां तक लिख लिया, बहुत बढ़िया। कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग समझ में आ गया। अब जरा हम लोग आगे बढ़े। चलो अब जरा देखा जाए क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट जरा देखा जाए तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए हम लोग। क्या है भाई नेक्स्ट पॉइंट? तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम व्हेन इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज। किसी भी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन, मान लो अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम की बात करें, अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन 1, कॉन्फ़िगरेशन 2, 1 कॉन्फ़िगरेशन से 2 कॉन्फ़िगरेशन में जब ले जाते हैं तो हमें ग्रेविटी के फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करने पड़ते हैं। अब ये बताओ, यहां से हमने mg के अगेंस्ट mg फोर्स लगाया, वर्क डन किया, वर्क डन करने में लगा 50 जूल। हमारा 50 जूल कहां गया भाई? तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऐसे कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन कंजर्व करके, स्टोर करके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। बहुत बढ़िया, स्टोर हो गया। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये बताओ कि यहां से इस कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1 से कॉन्फ़िगरेशन नंबर 2 जो अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम को ले गए हैं, 1 से 2 में ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा भाई? तो हमें mgh वर्क करना पड़ा 20 जूल। वो गया कहां? तो वो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम यहां से रिलीज करो, यहां से रिलीज करोगे तो ये आएगा और ये ऐसे आएगा और अपना तुम्हारा mgh वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे मिलेगा। अगर यहाँ तुम स्प्रिंग रखोगे तो स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा, अपना खोपड़ी रखोगे तो खोपड़ी पे बजा देगा, लेकिन तुम्हें काइनेटिक एनर्जी उतना प्रोवाइड कर देगा। तो बात हो रही थी कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होता है जब भी इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं। तो जब भी इसका कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम का चेंज करते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वही होता है जो हमने वर्क डन किया है। ध्यान से समझो, इस कॉन्फ़िगरेशन में मान लो पोटेंशियल एनर्जी था 100 जूल, 20 जूल वर्क किया, क्योंकि देखो फ्लोर से मान लो उठा के हमने 100 जूल रखा तो मान लो वहां 0 है। तो अगर 100 जूल है पोटेंशियल एनर्जी, अब यहां से उठा के 20 जूल और वर्क किया हमने, और अब इस कंडीशन में आ गया पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे 20 जूल तो हमने वर्क कर दिया। तो ये बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस यहाँ का जो पोटेंशियल एनर्जी है वही तो है हमारा वर्क डन। हमने वर्क किया तो यहाँ पे चलाया, वो स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में 20। तो जो भी यहाँ था, अगर 100 था तो 120 यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये 20 वापस मिल जाएगा यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन में लाएंगे तो किसी भी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने में जो वर्क करने पड़ते हैं अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करने पड़ते हैं वही स्टोर हो जाता है। इसलिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि अगर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1 से 2 ले जाने में। क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है? फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होता, इस पॉइंट पे आने वाले हैं, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम का चेंज इन, किसी सिस्टम मान लो अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो भाई अभी पोटेंशियल एनर्जी जो भी है उसमें हमने वर्क किया 20 जूल, तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पहले वाले में 20 जूल ज्यादा है। पहले 100 था तो 120 है, पहले 20 था तो 40 हो गया, पहले 10 था तो 10 और 20 30 हो गया, पहले 0 था अगर तो 0 और 20 हो गया पोटेंशियल एनर्जी। So change in potential energy is work done against the conservative force in changing the configuration। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख देंगे भाई? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी इज वर्क डन। कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी क्यों बोला अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव, जब वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स बोल दिए ना तो इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट ही फोर्स लगाने हैं और उसी का वर्क डन काउंट करने हैं। तो इसलिए इसको कई बुक में ऐसे लिख दिया जाता है कि वर्क डन जो करेंगे विदाउट एक्सेलरेशन करेंगे, मतलब जितना लग रहा था उतना ही लगाएंगे, तो एक्सेलरेशन तो 0 हो गया, नेट फोर्स 0,
तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। विदाउट एक्सेलरेशन भी कुछ बुक लिखते हैं, कुछ बुक लिखते हैं विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। तो भाई काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगा, क्यों? क्योंकि जितना लगा रहे हो इधर उतना ही लगा रहे हो इधर, नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, तो स्पीड हमारा वही का वही रहेगा, मेंटेन रहेगा, धीरे 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 चलता रहेगा, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। वर्क डन बाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काउंट करते हैं। इसलिए जो यहां लिख दिया ना हमने वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, तो अगेंस्ट जो लिख दिया ना, तो इसका मतलब ही हो गया कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का। तो ये विदाउट एक्सेलरेशन और विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया। ये आप तब लिखते हैं जब आप वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव, अगेंस्ट टर्म नहीं यूज करें, ये ना यूज करें तो बोलेंगे वर्क डन बाय वर्क डन, ठीक है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बोल देते हैं, या वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स बोल देते हैं। तो अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स बोल देंगे तो ये खाली इसको एक्सप्लेन करने के लिए है, ये जरूरत नहीं है। वर्क डन अगेंस्ट फोर्स का मतलब ही होता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का वर्क डन, यानी एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी भी 0 रहेगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और कन्फिगरेशन एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इन चेंजिंग द कन्फिगरेशन, और ये सेंटेंस लिख लेंगे। यही तो हुआ, ठीक है। यहाँ पे था अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम, समझो पोटेंशियल एनर्जी U1 था, और यहाँ से हम लोग ले गए और इसको अब ऐसे में लेके चले गए, पोटेंशियल एनर्जी अब यहाँ पे H2 हाइट पे चला गया और ऐसे में पोटेंशियल एनर्जी हो गया U2। तो U2 माइनस U1 में वर्क डन करना पड़ा हमें कुछ, ये वर्क डन स्टोर हो गया। यही वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स जो किया हमने वर्क डन, वही हमारा स्टोर हो गया यहाँ से यहाँ जाने में। ठीक है, क्लियर है। M है अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम, H1 हाइट पे था, कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1 से कॉन्फ़िगरेशन नंबर 2 में चला गया। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लो जल्दी से। बहुत बढ़िया, आंसर लिख लिया, आंसर लिख लिया। चलो अब जरा एक और बात हम लोग देखें। फिजिक्स में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, कैसे, ये जरा समझा जाए। हटा दो इसको, हटा दो, हटा दो भाई, ये तो डायग्राम बना लिया। चलो अब जरा हम लोग देखें। मैं पूछ रहा हूं तुमसे एक सवाल, क्या भाई जवाब देना बढ़िया से। ये है अभी अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1 व्हेन इट इज एट H1 हाइट। यहां से हमने mgh वर्क किया और न्यू कॉन्फ़िगरेशन में चला गया, सिस्टम का न्यू कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि रिलेटिव सेपरेशन चेंज्ड, H1 से H2 हो गया रिलेटिव सेपरेशन, कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज्ड। अब मैं पूछूं कि इस कॉन्फ़िगरेशन में यहां से यहां लगे, इस न्यू कॉन्फ़िगरेशन में इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है बताओ। इस न्यू कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना है बताओ। फिर से कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1 H1 सेपरेशन, यहां से वर्क डन किया mgh, न्यू कॉन्फ़िगरेशन में चला आया H2 हाइट पे। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, इन दिस न्यू कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन न्यू जो आया उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या है इस सिस्टम का। तो आप बोलेंगे हमें नहीं पता, बोलना भी चाहिए यही कि हमें नहीं पता कि इस कॉन्फ़िगरेशन में इसका एब्सोल्युटली पोटेंशियल एनर्जी क्या है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मतलब कहीं से तुम देखो पोटेंशियल एनर्जी उतना ही हो तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमें नहीं पता, आपका आंसर यही होना चाहिए, हमें नहीं पता। बस इतना जरूर पता है कि जितना इस कॉन्फ़िगरेशन में था ना उससे mgh ज्यादा है, क्योंकि mgh हमने वर्क किया है इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने में, इसलिए हमारा वर्क डन यहाँ स्टोर हुआ है, इतना हमें पता है, और हमने वर्क डन किया है mgh। इसलिए यहाँ इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो हमारा वर्क डन है। सो इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या है पोटेंशियल एनर्जी वो हमें नहीं पता, लेकिन इसमें जो था उससे mgh ज्यादा है ये पता है। मींस डिफरेंस इज नोन, एब्सोल्यूट इज नॉट नोन। अगर ये 0 था पोटेंशियल एनर्जी तो mgh है पोटेंशियल एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन में। अगर यहाँ 100 जूल था तो यहाँ पे 100 प्लस mgh है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ अगर 200 था इस कॉन्फ़िगरेशन में तो 200 प्लस mgh है, और अगर ये 500 था तो 500 प्लस mgh है। ठीक है, तो कितना इसमें है उससे mgh ज्यादा। सो डिफरेंस इज नोन, एब्सोल्यूट इज नॉट नोन। इसलिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या होगा वो डिफाइन ही नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता। डिफरेंस इज नोन। सो फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट सेंस में, दैट इज यहाँ के रिस्पेक्ट में देखें, यहाँ के रिस्पेक्ट में देखें। अब कोई बोलेगा कि अच्छा ग्राउंड पे 0 ले लो और वहां से बोल दो यहाँ mgh1 है, इधर mgh2 है। ठीक है, ग्राउंड से ले लो mgh2 है, आप भी सोचोगे कि हाँ हाँ इसमें तो mgh2 हो जाएगा, इसमें mgh1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, तुम इस फ्लोर से ले रहे हो,
रमेश बोलेगा मैं तो सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ, मैं तो वहाँ से लूँगा। कोई बोलेगा नहीं तो वहाँ से हाइट लूँगा, उसके हिसाब से MGS3 बोलूँगा। कोई बोलेगा नहीं रोड से लेना चाहिए, सब लोग रोड से आते जाते हैं, वो कॉमन है, तो रोड से लो भाई। तो रोड से हाइट मेजर करो, इसका क्या होगा, तो उससे बोलोगे कि MgL है पोटेंशियल एनर्जी। कोई बोलेगा नहीं रोड का क्यों, मैं तो वहाँ नैनीताल में रहता हूँ, वहाँ तो रोड का हाइट ज़्यादा है, तो वहाँ से लो भाई। कोई बोलेगा नहीं नहीं रोड रोड की लड़ाई हो जाएगी, सी लेवल से लेते हैं। अरे सी लेवल क्या भाई, तो फिर तो एक ही सिस्टम का एक ही कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी, कोई कुछ मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, अलग अलग हो जाएंगे। कौन सा किसके रिस्पेक्ट में देखोगे उसके हिसाब से अलग अलग हो जाएंगे। कोई बोलेगा नहीं इसी में ले लो ना जीरो पोटेंशियल, तो जीरो एनर्जी हो जाएगा। तो भाई किसी एक सिस्टम का एक कॉन्फ़िगरेशन में एक पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए, तो लड़ाई हो गई, पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं हुआ। सो एब्सोल्यूट सेंस में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं है। सब फ्रेम में सब रेफरेंस के लिए एक ही हो जाए ऐसा पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइंड होता। चेंज इज नोन, एब्सोल्यूट इज नॉट नोन। समझ में आया यहाँ तक? अब मैटर आया कि कन्वेंशन बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि किसी एक सिस्टम का एक कॉन्फ़िगरेशन में एक एनर्जी होना चाहिए जिससे कि वो कैरेक्टराइज्ड हो जाए। तो एक सिस्टम का किसी एक कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए कहीं ना कहीं रेफरेंस लेने पड़ेंगे। मान लो ये ही है रेफरेंस, तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फिक्स मानने पड़ेंगे और यहाँ से जितना वर्क डन करना पड़ेगा उतना ऐड कर देंगे, मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। मान लो ये जीरो है तो MgH हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। कोई बोलेगा नहीं जीरो भाई उधर ले लो, तो ठीक है भाई वहाँ लेंगे तो वहाँ से MgH' हो जाएगा। फिर कहीं और बोलेगा कोई तो MgH। तो एक तो रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन बनाने पड़ेंगे, एक कॉन्फ़िगरेशन स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे और उसमें कोई लड़ाई ना करेगा, सब लोग फिर उसको कन्वेंशन को माने। इसलिए कन्वेंशन की बात है कि चलो भाई क्या लड़ाई करना है, किसी एक सिस्टम का एक कॉन्फ़िगरेशन पोटेंशियल एनर्जी एक यूनिक तो होना चाहिए, तो उसके लिए लड़ाई मत करो, एक रेफरेंस बना दिया जाए, रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन उसको बोले जाए और सब लोग फिर उसको माने कि हाँ भाई वो जीरो है। उसके बाद वहां से लाओ और तब देखो कितना वर्क करना पड़ रहा है। अगर 100 जूल वर्क करना पड़ा है तो 100 पोटेंशियल एनर्जी हो गया, 200 वर्क करना पड़ा है उस रेफरेंस से लाने में तो 200 जूल हो गया पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए लड़ाई हुआ तो एक सोल्यूशन आया। सोल्यूशन किस फॉर्म में आया? तो एक रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन कन्वेंशनली माना जाए और उस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या बोला? रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उसी के रेफरेंस में सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे किसी सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन में। वो रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या लिया गया ये हिस्ट्री की बात है, इसको क्या लिया गया वो हम लोग को पढ़ने पड़ेंगे और करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा है बस। रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत क्या पड़ी वो समझ के में आ गया। रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को ज़रूरत पड़ा इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यूनिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सर्टेन सिस्टम इन सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए भी इसका नाम है कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी, क्योंकि सिस्टम का इस कॉन्फ़िगरेशन में एक पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन में दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, तीसरे कॉन्फ़िगरेशन में तीसरा पोटेंशियल एनर्जी, फोर्थ कॉन्फ़िगरेशन में फोर्थ एनर्जी, फोर्थ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज, किसी फिक्स कॉन्फ़िगरेशन में फिक्स पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए इसका नाम कॉन्फ़िगरेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्फ़िगरेशन वाइज पोटेंशियल एनर्जी, कॉन्फ़िगरेशन चेंज तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज। सो व्हाई नॉट वी कॉल कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी? क्यों ना बोलें, बोल दिया जाए तो कॉन्फ़िगरेशनल एनर्जी इसका नाम पड़ गया। समझ गया? मीनिंग वाइज तो यही है। अब जरा इस पे हम लोग थोड़ा गौर फरमाएं। तो मैंने अभी लिखवाया तुम्हें कि व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका आंसर तो तुमने लिख लिया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद का सेंटेंस लिख लो जल्दी से। इन फिजिक्स एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मतलब सिस्टम का उस कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी फिक्स रहे, चाहे किसी भी रेफरेंस से माना जाए, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, और वो होता ही नहीं है, वो तो डिफाइन होगा ही नहीं। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नॉट डिफाइंड, वी कैन डिफाइन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओनली। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन फिजिक्स इज डिफाइंड, बट पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइंड नहीं है एब्सोल्यूट सेंस में। और वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड क्या होता है तो उसको मैं लिख दे रहा हूं, पहले इसको नोट करो जल्दी से ऊपर से। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या डिफाइंड है वो हम लोग लिख लेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो इतना ही तक है कि भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। चलो ये लिख लिए। अब हम लोग देखेंगे
देते हैं, लिखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड कैसे है, तो वो हम लोग लिख लेंगे। ये चेंज डिफाइंड है, एब्सोल्यूट डिफाइंड नहीं है, नहीं है, नहीं है। लिख लेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द work done against conservative force in changing the configuration। मतलब वर्क डन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इन चेंजिंग द कन्फिगरेशन। 1 से 2 कन्फिगरेशन में ले जाएंगे और वर्क डन अगेंस्ट जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा वही हो जाएगा हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये डिफाइंड है, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ही डिफाइंड है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी तो डिफाइंड नहीं है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जो हमने वर्क किया वही तो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल U2 माइनस U1 इज इक्वल टू mgh, ये तो याद आएगा ना, ये तो आएगा एग्जाम्पल। h हाइट से उठाया तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स, हमने वर्क डन किया mgh और वही हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। क्लियर है यहां तक? अब देखो कुछ लोग या किसी बुक में ऐसा भी होता है लिखा हुआ कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जहां बोला जाता है, इसका मतलब वही होता है कि एक्सटर्नल फोर्स लगा के वर्क डन काउंट करेंगे और वो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाएंगे, कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट लगाएंगे। तो सेंस यही होता है, ये नहीं कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन मतलब एक्सटर्नल और भी लगाएंगे और भी जो फोर्सेस लग रहे हैं सबको बैलेंस कर रहे हैं, या कुछ और लगा दिया, मतलब mg लग रहा था तो 5 mg या 10 mg लगा दिया। नहीं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन रेजिंग द ब्लॉक, मतलब mg है तो mg ही लगाओ उसी का। तो वैसे ही बोलते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है इट इज अंडरस्टूड दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मींस वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। यानी माई एक्सटर्नल एजेंट वही होगा जो अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स चाहिए, और वो क्या होगा, तो अपोजिट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। जो फोर्स बाई कंजर्वेटिव लग रहा है उसी के अपोजिट फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट सम फोर्स समझ ही गए यहां तक। अब चलो बात करें हम लोग, मैंने अभी बात किया था कि रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बात तो हमने क्लियर कर ही दिया है कि रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिया भाई। तो ये भी जरा लिख लेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे भाई, तो मैंने बताया था अभी कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यूनिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम corresponding to certain configuration of a system, we need some reference configuration and we take potential energy to be zero in such configuration। ऐसा हम लोग कन्वेंशन लिए, क्योंकि लड़ाई हो गई भाई इसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी लिया जाए। जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है यहां से यहां उठाए mgh, इसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी लिया जाए, तो इसके लिए लड़ाई हो गई। कोई बोला यहां से, कोई बोला वहां से, कोई बोला वहां से। तो एक रेफरेंस बनाएगा सच दैट कि वहां से उस रेफरेंस पे सब लोग जीरो लेंगे, सब लोग जीरो मानेंगे, और वहां से जो वर्क डन करना पड़ गया इस सिस्टम को लाने में, वहां से तो जितना वर्क करना पड़ेगा वही सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा कन्वेंशनली। कैसा पोटेंशियल एनर्जी, कन्वेंशनली, क्योंकि कन्वेंशन वो बनाया रेफरेंस का, उसके हिसाब से तो ये हुआ। अगर वो कन्वेंशन नहीं होता तो ये होता ही नहीं। इसलिए कन्वेंशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जितना भी फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हम लोग करते हैं, ग्रेविटेशनल हो या इलेक्ट्रिक हो, वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है, वो कन्वेंशनल है विद द कन्वेंशन ऑफ रेफरेंस। और रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन में आया व्हाट इज रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसका आंसर पहले मैंने लिख दिया, अभी जो बताया हमने, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यूनिक पोटेंशियल एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग टू सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए सिस्टम वी नीड सम रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एंड वी टेक पोटेंशियल एनर्जी टू बी जीरो इन सच कॉन्फ़िगरेशन। ये कन्वेंशन बनाए गए। ठीक है, और रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो बड़ा सिंपल है। चार्ज वाला सिस्टम, मान लो 2 चार्ज सिस्टम, तो इनफाइनाइट पे सेपरेटेड हो,
ऐसा चार्ज सिस्टम रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन में समझा जाएगा। अगर मान लो दो मास सिस्टम है, M1 है M2 है, टू मास सिस्टम, तो उसका रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन होगा जब वो दोनों मास एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पे। सो अगर मान लो किसी सिस्टम में 3 चार्ज हैं, अभी तो 3 चार्ज हैं, बट इसका रेफरेंस ये नहीं है, इसका रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तीनों को एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पहुंचा दो, और तब उस कंडीशन में जो 3 चार्ज सिस्टम होगा वो होगा उसका रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। मास वाला सिस्टम है तो M1 है M2 है, एक दूसरे को इनफाइनाइट पे सेपरेशन पहुंचा दो तो वो बनेगा रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के लिए बनाया गया रेफरेंस क्या भाई, तो जब वो नेचुरल लेंथ में हो। स्प्रिंग वाले में क्या बनाया गया, जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में हो तो उस कंडीशन में उसको रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन माना जाएगा और उस कंडीशन में उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 लिया जाएगा। समझ गए, स्प्रिंग के लिए जब नेचुरल लेंथ में हो तब, और रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन पोटेंशियल एनर्जी बाय कन्वेंशन क्या है, 0 है। चार्ज और मास के लिए रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, चार्ज सिस्टम या मास वाला सिस्टम के लिए रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन है कि सारे मास सिस्टम के एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पे रहें। अगर 10 मास तो 10 ऐसे रहें कि सबका एक दूसरे से सेपरेशन क्या हो, इनफाइनाइट हो, तब वो रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन समझा जाएगा। इसको लिख लिया जाए, मैंने लिख दिया है, देखो सिस्टम रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन, चार्ज एंड मास सिस्टम, इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन अमंग द मासेस और चार्जेस ऑफ द सिस्टम। फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग सिस्टम के लिए व्हेन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ, ऐसा वाला, ना कोई कंप्रेशन ना कोई इलॉन्गेशन। चलो लिख लो जल्दी से इसका रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। नीड तो ऊपर लिख ही लिया था, और ये 2 स्टैंडर्ड रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन बनाए गए और यही कन्वेंशन अब तक फॉलो होता है। इसलिए स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में हो 0 पोटेंशियल एनर्जी लिया जाता है, और मास वाले चार्ज वाले सिस्टम के लिए इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन इज कंसिडर्ड रेफरेंस, और इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वेंशनली 0 लेते हैं। ठीक है, लिख लो जल्दी से। चलो लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब जब लिख लिए तो अब हम लोग आगे का काम शुरू कर सकते हैं भाई। तो आगे का काम है वो एक जरा और हम लोग अब आगे बढ़ाएं कि अब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, कन्वेंशनल पोटेंशियल एनर्जी। कन्वेंशनल पोटेंशियल एनर्जी अब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, तो वो देखो कैसे। मैंने बोला कि हम लोगों ने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करके रखा है, ठीक है, समझोगे ध्यान से, फिर मैं लिखवा दूंगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1 इज डिफाइंड। U2 माइनस U1 इज डिफाइंड, मतलब कॉन्फ़िगरेशन 1 से कॉन्फ़िगरेशन 2 में चले गए तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ भाई, तो वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन 1 से लेकर के 2 तक ले जाएंगे। यही होता है, बिल्कुल ठीक है भाई, यहां तक तो क्लियर है। ठीक है, तो अगर हम लोग 1 वाला कॉन्फ़िगरेशन 1 से 2 में ले गए, कॉन्फ़िगरेशन 1 कॉन्फ़िगरेशन 2, तो U2 minus U1 is work done against conservative force in changing the configuration from 1 to 2। बिल्कुल क्लियर है। अब अगर 1 को हम लोग रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन समझे, मान लो 1 जो था वही अगर रेफरेंस होता और 2 वाला प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन हो, 2 वाले को अगर प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन समझें तो यही स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी माइनस रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी, प्रेजेंट माइनस रेफरेंस का पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम रेफरेंस टू प्रेजेंट। बोलो ठीक है। और हम लोग अब इसके बेसिस पे निकाल सकते हैं कि किसी भी सिस्टम का प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो रेफरेंस वाला तो 0 होता है भाई, तो वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इन असेंबलिंग द सिस्टम फ्रॉम रेफरेंस टू प्रेजेंट। फिर से आप समझ लो इसको जरा। मैंने बोला कि रेफरेंस मान लिया गया, यहां से यहां ले गए, तो इस कंडीशन में क्या कन्वेंशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करें भाई, तो रेफरेंस अगर हमारा 1 नंबर जो कॉन्फ़िगरेशन था वो अगर रेफरेंस होता तो यहां से जो वर्क डन करेंगे वही हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो डिफाइन तो यही है U2 माइनस U1। सो इफ फर्स्ट इज रेफरेंस, सेकंड इज प्रेजेंट, तो U present minus U reference is equal to work done against conservative force in changing the configuration from reference to present। ठीक है, बाद में ठीक से लिखवा दूंगा। तो वर्क, तो पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट का क्या हो गया, रेफरेंस वाला तो भाई ये जब रेफरेंस है तो ये 0 है, तो 0 हो गया। और ये क्या हो गया, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इन रेफरेंस से प्रेजेंट ले जाने में टोटल वर्क डन। अब अगर इधर एक ही ब्लॉक है तो उठा के रख दिया, 10 ब्लॉक होते तो 10 को ले जाते ना रेफरेंस से, तो टोटल वर्क डन। इसलिए टोटल वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इन असेंबलिंग द सिस्टम फ्रॉम रेफरेंस टू प्रेजेंट। असेंबलिंग का मतलब असेंबल करना, एक एक करके रखना, जिससे कंप्यूटर असेंबल करते हैं, इधर से इधर, CPU लाया, मॉनिटर लाया, ये लाया, वो लाया, असेंबल।
तो एक एक करके हम लोग असेंबल करें, लाएंगे कहां से, तो भाई रेफरेंस से, रेफरेंस कहां, इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन पे, तो वहां से एक एक करके लाओ और सिस्टम असेंबल कर दिया। टोटल वर्क डन काउंट कर लो, मान लो 3-4 सिस्टम है, फर्स्ट को लाया वर्क डन 2 जूल, सेकंड को लाया वर्क डन, थर्ड को लाया वर्क डन, टोटल वर्क डन हो गया सिस्टम असेंबल करने का W1 W2 प्लस W3, और ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए? सो डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन ऐसे करेंगे कन्वेंशनली, ठीक है, एब्सोल्यूट में तो होता ही नहीं है। देख लो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्वेश्चन ने रखा ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज इन सम कॉन्फ़िगरेशन कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वेंशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो कन्वेंशनली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन, अभी हम लोगों का ये आ गया ना, देखो ये तो बिल्कुल आ गया भाई, यही वाला, इसी को वर्ड में लिख रहे हैं, कन्वेंशनली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन इज वर्क डन, ये देखो लिखा हुआ है, इन सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन इज टोटल वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इन असेंबलिंग द सिस्टम फ्रॉम इट्स रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। कोई दिक्कत नहीं है, ये डिफिनीशन हो गया। कैसे, तो कैसे तो अभी समझा दिया, और ये मैं यहाँ लिख भी दिया, साफ साफ अच्छे लेटर में लिख दिया। देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए U2 माइनस U1 वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, 1 से 2 ले जाना है, और कॉन्फ़िगरेशन 2 को प्रेजेंट बना दिया, 1 को रेफरेंस बना दिया, और ये बन गया प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन माइनस रेफरेंस में, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, रेफरेंस से प्रेजेंट ले जाने में, सो प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट रेफरेंस टू प्रेजेंट ले जाने में वर्क डन, इसलिए फाइनली हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन इज टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट दैट इज अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स इन असेंबलिंग द सिस्टम, यानी मेकिंग द सिस्टम फ्रॉम इट्स रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन। तो तुम लिख सकते हो, ठीक है, इस चीज का आंसर लिखो, ये वाला समझे एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया है, पहले भी डेफिनेशन लिख दिया, लास्ट में भी डेफिनेशन लिख दिया। एक बार ये लाए कहां से, तो लास्ट वाला तो पहले लाए हैं तब लिखे हैं। तो क्वेश्चन था ये कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी से नोट कर लो पॉज लगा करके, और इसका आंसर में लिखेंगे हाउ, मतलब रीजन पहले और तब डिफाइन कर देंगे। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन से आगे बढ़ेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, और ये लिखो फटाफट, बता ही दिया तुम्हें, चलो पॉज लगाओ, लिखो, फिर पॉज लगाओ और लिख लो ये फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कन्वेंशनली डिफाइंड। तो अब तक कम से कम ये क्लियर हो गया कि इन फिजिक्स एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, कन्वेंशनली पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, और कन्वेंशनली पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। लाएंगे कहां से, एक एक करके इनफाइनाइट से लाएंगे, और रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो इनफाइनाइट म्यूचुअल सेपरेशन वाला था, इसलिए इनफाइनाइट से एक एक करके लाओ, वर्क डन किया, फिर लाओ वर्क डन किया, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, और यहां कंजर्वेटिव फोर्स कौन है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स, इसलिए हर बार जब जब चार्ज को लाएंगे तो अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स मींस कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का वर्क डन का काउंट करते रहेंगे और टोटल वर्क डन निकाल लेंगे, मिल जाएगा। अब इस पे जब क्वेश्चन कर लेंगे, भी 2-4 क्वेश्चन आज करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। तो चलो लिख लिए, अब जरा क्वेश्चन पे हम लोग हाथ साफ करें, क्वेश्चन पे जरा हम लोग ध्यान दें। तो सबसे पहले मैं देखो, ये जितना भी बताया कोई इलेक्ट्रिक की बात नहीं है, स्पेशली ये स्प्रिंग में भी वैलिड होगा और मास में भी वैलिड होगा और चार्जेस के लिए वैलिड होंगे, सबके लिए वैलिड होंगे। पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखो, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड किए हैं बाय इलोंगेशन x0। तो भाई स्प्रिंग के लिए निकालना चाहते हो तो स्प्रिंग का रेफरेंस क्या है, ये है प्रेजेंट, ये है, हमें तो इसी में पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, प्रेजेंट ये है, और इसमें ये x0 इलोंगेशन पे है, x0 इलोंगेशन पे ये है, और इस कंडीशन में हमें पोटेंशियल एनर्जी निकाल देने हैं। चलो ठीक है भाई, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें, यही तो इसका प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका रेफरेंस वाला ढूंढेंगे, रेफरेंस से इसको लाने पड़ेंगे, वर्क डन काउंट करें। इसका रेफरेंस क्या था भाई, तो जब ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में रहा हो तब पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई, तो ये नेचुरल लेंथ में है, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो अब वर्क डन करने पड़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इन द प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन इलोंगेटेड कंडीशन, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ कौन है, स्प्रिंग फोर्स है, कहां से कहां लाना है, नेचुरल लेंथ, मतलब x = 0 से कहां तक, इलोंगेशन x0 तक। याद है, ये तो 11th वाली बात होगी, बट कंसेप्ट वही है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूं, दिखा रहा हूं तुम्हें। जो चीज शायद उस समय नहीं समझोगे वो आज समझोगे। तो ये वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट का मतलब हो गया एक्सटर्नल फोर्स, जिसका वर्क डन निकालोगे वो माइनस ऑफ स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स क्या होता था, वो -kx होता था,
इसलिए माइनस ऑफ माइनस के एक्स मतलब के एक्स का वर्क डन। अगर बाई स्प्रिंग फोर्स निकालना होता वर्क डन तो माइनस के एक्स डी करते, लेकिन अभी हमें ये करना पड़ेगा के एक्स डी एक्स, और एक्स इक्वल टू 0 नेचुरल लेंथ से एक्स नॉट इलोंगेशन तक, यही करने पड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, के बाहर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट डालोगे कहां से कहां तक, 0 टू एक्स नॉट, तो क्या मिल जाएगा, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 0। दैट इज, यही तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी, यही तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी रटते आए हो 11th क्लास से। वो क्यों है हाफ के एक्स स्क्वायर, अगर एक्स इलोंगेशन होता है तो हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट इलोंगेशन है तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, कंप्रेशन भी होता है तो यही एक्सप्रेशन रह जाता है, ठीक है, वहां पे लिमिट हो जाता है 0 से माइनस एक्स नॉट। सो ये क्यों हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर को क्यों बोला स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यही है इसका रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन से प्रेजेंट में लाने का वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स यहां पे है स्प्रिंग फोर्स। चलो लिख लो जल्दी से इसको, इसका आंसर जल्दी से लिख लोगे, फटाफट कर लो। ये अपना पर्पस नहीं है, लेकिन मैंने दिखा दिया कि सब कुछ का लॉजिक एक ही है। हम लोगों का जो पर्पस है वो तो अभी हम लोग देख ही लेंगे।